ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिससे हड़कंप मच गया है। जी हाँ, 6 महीने 16 दिन के बाद एक बार फिर से वही हुआ जो 6 महीने 16 दिन पहले हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 5 अक्टूबर 2024 की। ईरान में भूकंप आया था और उसकी तीव्रता उतनी ही थी जितनी इस बार है। जी हाँ, ईरान में भूकंप आया है और उसकी तीव्रता 4.7 बताई जा रही है। और वो ऐसी जगह पर आया है जहां परमाणु संयंत्र हैं। इसके बाद कई सारे सवालों को जन्म मिल रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। क्या ये प्राकृतिक रूप से भूकंप जैसा आता है वो है या फिर कुछ और। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर आपसे कि ईरान में परमाणु जो वहाँ संयंत्र है वहाँ पर भूकंप आने की खबर इतने मायने क्यों रख रही है। देखिए, ईरान से कोई भी खबर आए उसका अपने आप में एक नया वेटेज होता है पूरी जियोपॉलिटिक्स में। और ये जो खबरें आई कि 4.7 है, तो आप ये समझिए कि 4 से ऊपर जितने भी रिक्टर स्केल पे जितने भी भूकंप होते हैं उनको ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं किसी कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। क्यों पूरी दुनिया में जो भी आप पैटर्न देखेंगे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तो करीब करीब 4 के आसपास उनकी तीव्रता होती है। तो जैसे ही ये खबर आई कि ईरान में 4.7 का भूकंप का एक झटका महसूस किया गया है, तो पूरी दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया पे जितने भी हैंडल्स हैं और काफ़ी लोग मॉनिटर भी करते हैं, रियल टाइम डेटा को भी देखते हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शायद ये ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है। लेकिन बाद में इस क्लेम को रिफ्यूट भी किया काफ़ी लोगों ने। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जिस जगह पे भूकंप आया था वो पिछले साल भी वहाँ पे आ चुका है, ऐसा नहीं है, तो न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात सही नहीं है। लेकिन भूकंप आए या ना आए, ईरान वो कर सकता है जो दुनिया को आश्चर्य में डाल सकता है। ईरान वो कर सकता है जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और ईरान वो कर सकता है जिसके बाद सऊदी अरब से लेके इजराइल के नेताओं की और अमेरिका के नेताओं को रात को नींद ना आए। एक चीज़ और है, दरअसल ये भूकंप आया तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर टेस्टिंग नहीं होती। और ये जो जानकारी है, नातांज सेंट्रल ईरान के इस्फहान प्रांत में ये कुछ हुआ है। 3000 के आसपास वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं, ऐसी जानकारियाँ भी है। एक चीज़ हमको याद आ रही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे जब बढ़ा रहा था तब इज़राइल जो है, इज़राइल की खुफिया एजेंसी जो है उसने काम किया और मोसाद ने एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक जो हैं उनको टारगेट किया। ऐसी खबरें, हालांकि ईरान क्लेम कभी नहीं करता है, लेकिन ऐसी खबरें हमेशा से रहती हैं। तो क्या ये यहाँ पर जो भूकंप आया है या फिर इसके पीछे कुछ और है? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पे ये खबर आई, फिर इसका खंडन भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी ये है कि शायद ये न्यूक्लियर टेस्ट हो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो रहा है, इस पूरे पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे ये है कि 2015-16 में जो कैपेसिटी थी ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की, 2024 नवंबर की अगर हम बात करें जब ये अपडेट है, तो वहाँ तक वो काफ़ी दूर जा चुका है। यानी कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट, जो एक बेसिकली एक यूरेनियम संवर्धन बोलते हैं उस प्रक्रिया को, उसके काफ़ी करीब है। जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा जा सकता है कि नवंबर 2024 तक ईरान ने 274 केजी यूरेनियम का जो संवर्धन था वो कर चुका है, और उसकी प्योरिटी भी करीब 60% है। यानी कि एक माना जाता है कि 60 से 80% के बीच में अगर आपने यूरेनियम को, प्योर यूरेनियम मिल गया, तो आप उससे न्यूक्लियर एटम बना सकते हैं। तो कुल मिला के यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है ईरान का, वो उसके बेहद करीब है। और इजराइल इस बात को जानता है। इजराइल जानता है कि अगर इनके हाथ में एक बार भी पूरा लास्ट स्टेज तक ये पहुंच गए, तो उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल के रख देगा ईरान। तो यही वजह है कि अगले हफ्ते, यानी कि ये जो
इस वीकेंड के बाद, सैटरडे संडे के बाद, इसराइल का एक हाई लेवल डेलीगेशन यूएस जा रहा है। वो वाइट हाउस में मिलेगा और वाइट हाउस के अधिकारियों के साथ डिस्कस करने वाला है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है। मैं आज भी इस बात को जोर दे के कहना चाहूँगा पुनीत आपके साथ कि इसराइल के रडार पे ये चीज़ें हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए और इसके लिए अगले 1 या 2 महीने में कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। ये इसको क्या हम कैसे समझें कि एक तरफ यमन के हुथी रिबल्स जो हैं उनके ऊपर लगातार अमेरिका अटैक शुरू कर देता है अचानक से और कहता है कि भाई रेड सी में जो कुछ हो रहा है हमको बहुत नुकसान हुआ और इसकी वजह ये है इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमास के साथ सीज फायर टूट जाता है और इजराइल गाज़ा में घुस जाता है और फिर से हमला शुरू कर देता है। हमास की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है और इसी के बीच ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच ये ईरान से ये खबर निकलकर सामने आना ये क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल सही पुनीत, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही है। अगर मैं आपकी इन सारी बातों को आपस में इंटरकनेक्ट करूं तो आप ये समझिए कि अगले 2-3 महीने में पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। हुतीज़ ने यूएस कैरियर पे मिसाइल दागी तो अमेरिका ने वहाँ पे अटैक करने शुरू किए। अब ईरान अगर कुछ गड़बड़ करेगा, न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करेगा या कुछ उसमें एडवांसमेंट में जाएगा तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा और इजराइल चुप नहीं बैठेगा तो अमेरिका को भी एक्शन में आना होगा। नंबर 2, तीसरा, हमास ने अभी भी जितने भी बंधक थे उनको रिहा नहीं किया, तो जो हमास की जो लड़ाई है इजराइल की वो अभी जारी है। परसों एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद 5-6 टॉप टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन गाज़ा इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरी दुनिया का, आई थिंक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। गाज़ा में जब इजराइल बम मारेगा तो वहाँ पे लोग मरेंगे पूरी दुनिया में। फिर से ये सवाल उठेगा कि इजराइल 79 लोगों पे हमला कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना ये होगा कि ये मेरे टारगेट्स हैं, मुझे अपना बंधक छुड़ाने हैं। तो कुल मिला के अगले 1 या 2 महीने फिर से वो वोलेटाइल रहने वाले हैं जो 2024 के लास्ट में आपने अक्टूबर तक देखे थे। एक चीज़ और कि यूएस ने बीते दिनों ईरान के ऊपर प्रतिबंध खूब लगाए हैं और उसके ऊपर शिकंजा लगातार कसने की यूएस कोशिश कर रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि आप हमको हमले की इजाज़त भी दीजिए और साथ ही साथ हमको हथियार भी दीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बनाकर समझौता करा लिया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसको कैसे भी करके बंद करा दिया जाए। और नेतन्याहू ये चाहते हैं कि हमको अटैक, क्योंकि हमको याद है कि ये पहले जब जिस तरीके से हमला हुआ था और ईरान ने मिसाइल दागी थी और उसके बाद इजराइल ने मिसाइल दागी थी, तो ये सब जब हुआ था तब ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं, उनके तेल के कुएं जो हैं, वो हमारे प्राइम टारगेट पर हैं। देखिए, ये मान के चलिए कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ईरान मानने वाला नहीं है। जब हमास नहीं माना, जिसके हमास के पास तो कुछ पावर भी नहीं है, तो ईरान कैसे मान लेगा? तो अगले 1 महीने में या 1 महीने के बाद इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे हमला कर सकता है। इस बात के अब पूरे इम्कान हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ट्रंप के आने के बाद ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटेगा, इसके कोई सबूत, कोई डिप्लोमेटिक उनकी बातें कहीं से नहीं लगता। तो लास्ट ऑप्शन यही है कि इजराइल जो है अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करेगा। बेसिकली 4 पावर प्लांट्स हैं, उनको ये बोला जाता है, बट एक्चुअली वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। नतांज, जहाँ की आप बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे अर्थक्वेक आया। दूसरा बुशेर है। तीसरा जो है एक और है, नाम भूल रहा हूँ मैं, आक्र, और एक और है। बेसिकली 4 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। ये चारों न्यूक्लियर प्लांट की जो लोकेशन है, जो जियो लोकेशंस है, वो पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के अंदर बनाए गए हैं। बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका भी, और दूसरी बात ज़मीन के अंदर है। तो पिछली बार भी जब लास्ट ईयर जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कुछ हिस्सों को छुआ था।
कुछ अटैक्स भी किया था, लेकिन पूरी तरह बर्बाद नहीं किया था। इजराइल ने ये मैसेज दिया था ईरान को कि देखो, आपके जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो हमारी जद में है, हम कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, सुधर जाइए। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच में कुछ मामला सुलझे, अब इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बयान खमैनी के आते हैं ट्विटर पे, आप देखो खमैनी ऐसे लगता है कि जैसे, मतलब मुझे हंसी आती है अगर मैं खुद को एज ए स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन का एज ए स्टूडेंट भी देखूं, तो खमैनी हर दिन ऐसी मजाकिया जो वो ट्वीट पे पोस्ट करते हैं एक्स पे, वो इतने मजाकिया होते हैं कि बार बार ये बोलना कि हम तहस नहस कर देंगे, हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, इजराइल ये है, जियानिस्ट है, अमेरिका ये है, फलानी दुनिया ये है, फलानी दुनिया ये है। मतलब उनको बेसिकली उस हैंडल को अगर आप देख लें खमैनी के, वो आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा कि इनका जो बुद्धि का लेवल है, जो इनकी इंटेलिजेंस का लेवल है, वो क्या है। तो मुझे लगता है कि द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज़ इमिनेंट। लेकिन एक डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, और उसको रद्द करने का काम ट्रंप ने किया था और कहा था कि ये वेस्ट है। ट्रंप वापस वो डील करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि उन लोगों के साथ हम डील नहीं करेंगे जो हमको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो ये मैसेज भी क्लियर है कि हम अपने जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ऐसा मैं यही तो एनालिसिस कर रहा हूँ। ट्रंप ने हमास को भी कहा कि आप हथियार छोड़ दें। ट्रंप ने ईरान को भी कहा कि आप बातचीत करें और ये अपना प्रोग्राम बंद करें और वापस जो है अपने टेबल पे आएँ। लेकिन मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि हमास राजी नहीं हुआ, जिसके पास कोई हथियार भी नहीं है, तो ईरान कैसे राजी हो जाएगा। तो ईरान के साथ जो लास्ट ऑप्शन बचेगा यूएस के पास, इजराइल के पास, वो हमला होगा। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए काफ़ी तनाव भरे हो सकते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि यूरेनियम तो भरपूर मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, मैं मीडिया रिपोर्ट्स, खबरें भी, हाँ ये खबरें भी आ रही हैं कि डेवलप कर लिया। मैं यही बता रहा हूँ। बेसिकली जब भी हम एटॉमिक बम बनाते हैं तो उसके लिए यूरेनियम को इनरिचमेंट किया जाता है। तो जो यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है वो बड़ी बड़ी रिएक्टर्स के अंदर जो मशीनें होती हैं, इसको परिष्कृत कह सकते हैं, बिल्कुल साफ। तो 60% जो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 274 kg उन्होंने किया है। 274 kg में 60% प्योरिटी है। उस प्योरिटी को थोड़ा सा और बढ़ाना है, 80-90% के लेवल तक लेके जाना है एज पर एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट का कहना ये है अगर 90% तक ये लेके गए तो फिर डेवलप कर पाएंगे, तो फिर उसको एटम बम में यूज़ करना आसान होगा। तो अब जब इतनी कैपेबिलिटी आ गई है, तो मुझे लगता है कि इजराइल को अब देखना चाहिए, अमेरिका को भी देखना चाहिए कि अगर ईरान के पास बम आया, न्यूक्लियर बम आया, तो फिर पूरी दुनिया में क्या होगा। एक चीज़ और बिल्कुल साफ मेरा ये सवाल है कि ये भूकंप जो आया यहाँ पर, इस इलाके में भूकंप क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। क्या ये हमला करके वहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी वजह से इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि भूकंप आया, या फिर वहाँ कुछ ऐसी तैयारी चल रही थी और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से भूकंप आया या टेस्ट हुआ? देखिए, कुछ भी हो सकता है। या प्राकृतिक आपदा? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। ये प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, ये न्यूक्लियर टेस्ट भी हो सकता है, ये हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट फेल हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, ईरान में मीडिया कोई प्राइवेट मीडिया नहीं है, सरकारी मीडिया है। ईरान में हर चीज़ क्लोज्ड है, कोई वीडियोस नहीं आते हैं वहाँ पे। लोगों की हालत कैसी है, जीवन कैसा है, पानी है नहीं है, रोटी है नहीं है, इसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे केवल इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो कुल मिला के किसी के पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये अंदाजे लगाते हैं सब लोग कि न्यूक्लियर पावर की बनने की कोशिश रखता है ईरान, ख्वाहिश रखता है ईरान। तो और जहाँ पे ये धमाके हुए वो पूरा रिएक्टर वाला इलाका है, तो कुछ भी हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो यही बता रही हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है या प्राकृतिक रूप से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताइए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।